हेलो नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं करण चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर फौजी पर। आज के इस वीडियो में आपके देखोगे तो 2D के बारे में हम आज की हमारी जो 6th नंबर की क्लास है उसके अंदर हम 2D यानी 2 डायमेंशन यानी द्विविमीय गति के बारे में आपको बताएंगे, जिसकी आज पार्ट 1 क्लास होगी। वो भी आपके एयरफोर्स एक्स ग्रुप के 2027 के लिए फ्री ऑफ कॉस्टली आपके लिए क्लास हमने कर दी है शुरू। तो आज की हमारी इस क्लास से आप अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन बटन को दबा लो, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। और आपको अगर इन क्लास से ये जितनी भी जो 6 तो आज हो जाएगी और फिर अगली 7वीं क्लास होगी, ऐसे जितनी भी आपकी क्लासें को आपकी चाहिए तो आपको फ्री ऑफ कॉस्टली जो ये क्लास है प्रैक्टिस वाइज यानी कि जो हम उड़ान बैच शुरू कर रहे हैं, जो शुरू हो गया है हमारा ये बैच ही है ग्रुप के लिए, जीरो कॉस्ट के अंदर फ्री कॉन्सेप्ट क्लासेज के अंदर प्री प्रैक्टिस सेट्स लेंगे, एमसीक्यूज सभी यहीं पर ही होगा यूट्यूब चैनल के ऊपर। ये सभी एमसीक्यूज पीवाईक्यूज टॉपिक वाइज प्रैक्टिस की मैंने क्लास डाल दी है, उसके अंदर आप क्वेश्चन देख के बता सकते हो कि कैसे किस प्रकार के हम क्वेश्चन बता रहे हैं, और आपको फुल गाइडेंस के अंदर भी हम कुछ बताएंगे, गाइडेंस भी देंगे। अगर आपको कुछ किसी प्रकार का डाउट है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो आपको ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है फ्यूचर फौजी, हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लगा देंगे, यानी कमेंट बॉक्स के अंदर इसकी लिंक लगा देंगे। और जो आपको हैंड रिटन नोट्स, जो पीडीएफ क्लासेज नोट्स, ये सभी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल आपका लिंक है इसके हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, इसका क्या है लिंक लगा हुआ है। और ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, इसका इंस्टाग्राम है चैनल जहाँ पे आप इसको फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे हमारा व्हाट्सअप है, तो आप व्हाट्सएप पर भी इससे जुड़ सकते हो। ये तो हमारे आज के इसके अंदर बता रखा है, यानी कि यहाँ आपको यहाँ पे मिलेगा। अगर हम हमारे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो और जुड़ जाओ, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्टली ये क्लासें चलती रहेगी। तो हम देख रहे हैं द्विविमीय गति क्या होती है। द्विविमीय जैसे कि एक विमीय गति पढ़ी हमने, उसी प्रकार हम द्विविमीय जितना भी यहाँ पे आपको लिखाऊंगा या दिखेगा वो सभी आपको मैं हैंड रिटन यानी ये जो नोट्स है ये सभी आपको टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। ज़्यादा आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस जितने में लाइन खींचो उतना अगर लिखना चाहते हो तो उतने लिख लो, ज़्यादा नहीं लिखना। ज़्यादा जितना समझाते हैं उतना ही काफ़ी है। किसी वस्तु की गति द्विविमीय गति कब कहलाती है? यदि वह अंतरिक्ष यानी कि किसी अंतरिक्ष को, ये जरूरी नहीं कि वो अंतरिक्ष यानी कि स्थिति, किसी भी स्थिति अंतरिक्ष में जिसकी स्थिति व्यक्त करने के लिए आवश्यक हमें निर्देशांकों की आवश्यकता होती है। कितने? तो 2 प्रकार के निर्देशांक समय के सापेक्ष परिवर्तित होते हैं, कोई भी 2 समय के साथ जो बदलते हैं। जैसे कि बिलियर्ड्स गेंद, उदाहरण के लिए मान लो जो ये गति होती है किस में होनी चाहिए? ये समतल में होनी चाहिए जो गति है। जैसे उदाहरण के लिए बिलियर्ड्स गेंद पर गतिशील गेंद की गति, यानी बिलियर्ड्स टेबल पर किसकी? गतिशील गेंद की गति। ये किस प्रकार की है? तो ये 2D यानी कि 2 डायमेंशन। उदाहरण के अंदर आता है कि बिलियर्ड्स टेबल पर गतिशील गेंद की गति किस प्रकार की गति है? एक विमीय गति, द्विविमीय गति, या कोई सी गति नहीं, या दोनों की। तो इस प्रकार के ऑप्शन में भी इस उदाहरण तक के आते हैं। अगला उदाहरण बन सकता है जैसे कि कमरे के फर्श पर रेंगते हुए कीड़े की गति, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती पृथ्वी की गति। अब हम देखते हैं क्या जो द्विविमीय गति है ये 2 प्रकार की होती है। एक होती है प्रक्षेपीय गति, एक होती है वर्तीय गति, यानी कि जिसको हम इस प्रकार फेंकते हैं, यानी कि कोई बिंदु, किसी बिंदु O से हम किसी वस्तु को यहाँ से बिंदु P के द्वारा या O से खड़े होकर किसी वस्तु को हम फेंकते हैं। जब वो ऊपर जाकर वापस नीचे आती है, यानी प्रक्षेपी रूप के अंदर वापस नीचे आती है, तो हम उसे प्रक्षेपी गति के अंदर। और वर्तीय गति यानी कि वर्ताकार, गोलाकार होती है, वर्ताकार होती है, उससे हम कहते हैं प्रक्षेपी गति। तो यह होती है प्रक्षेपी गति। तो प्रक्षेपी गति का परिचय यहाँ पे लिखा है, मतलब सब कुछ लिखा, आपको बता देता हूँ। एक जैसे मान लो कि कोई शिकारी है, वो दूर स्थित कोई भी पेड़ पर एक बंदर बैठा है, उसके ऊपर क्या मारता है? गोली दागता है। तो उस बंदर अपनी किसकी दिशा में? पूर्व स्थिति में, पहले की स्थिति में बना रहता है, वह सुरक्षित रहेगा। लेकिन उसी क्षण जब गोली बंदूक की नली से बाहर निकलेगी तब क्या होगा? बंदर भी पेड़ से गिरने लगता है। तो गोली बंदर को लग जाएगी, क्योंकि गोली रेखीय पथ पर अनुसरण नहीं करेगी, रेखीय पथ में नहीं करेगी, वह किस में करेगी? तो वह प्रक्षेपीय
के अंदर, जैसे कि मान लो ये मान देखो, जैसे कोई यहाँ पे बंदर है और यहाँ पे कोई है प्रक्षेपक है, यानी कि जो कोई भी व्यक्ति है जो किसी यानी कि यहाँ से बंदूक से गोली दागता है, अगर ये बंदूक इस प्रकार रेखीय रूप में गति नहीं करेगी, यह करेगी कैसे, प्रक्षेपीय रूप में। जब यहाँ से ये बंदा गोली चलाएगा, बंदूक से गोली दागेगा, तब ये गोली सीधी न जाकर यहाँ से तिरछी जाएगी नीचे की तरफ, गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे आएगी। तब क्या होता है, जब बंदूक से गोली चलती है तब ये बंदर सोचता है हमारे ऊपर फायरिंग हो गई, तब ये बंदर नीचे आने की कोशिश करता है, और जब ये नीचे आता है, जब ये नीचे आता है तो गोली भी नीचे आ रही होती है और बंदर भी नीचे आ रहा था, जिसके कारण इसकी मौत हो जाती है, हत्या हो गई। चलो, बंदर को उसने मार डाला। अब क्या यह थी किसके बारे में, यह प्रक्षेपी के बारे में बताना था, तो ये इस प्रकार के हमने बता दिया। और अब कुछ इसके अंदर देख लो, जैसे कि गोली की जो गति प्रवलयाकार होगा, गोली की यह गति प्रक्षेपी गति के रूप में परिभाषित होती है, यानी बता दिया अभी। यदि कण पर लगने वाला बल प्रारंभिक वेग के साथ तिर्यक हो तो कण की गति प्रक्षेपी गति कहलाती है। किस प्रकार का हो, तिर्यक हो, क्या हो, जो कण पर जो भी बल लगेगा प्रारंभिक वेग के साथ कौन सा हो, तिर्यक, ऑब्लिक क्यूब हो, उसे हम प्रक्षेपी गति कहते हैं। किसी नियत त्वरण के प्रभाव में गति करते हुए प्रक्षेपी का पथ परवलयाकार होता है। अब हम देखते हैं प्रक्षेपीय गति के बारे में कुछ और पॉइंट, जैसे कि एक वस्तु जो बिना ईंधन की खपत के सिर्फ गुरुत्व के प्रभाव में वायुमंडल में गति करती है, किसके, गुरुत्व के प्रभाव में, तो प्रक्षेपीय कहलाती है, तथा इस गति को प्रक्षेपीय गति कहते हैं। प्रक्षेपी क्या होता है, प्रोजेक्टाइल, एक वस्तु जो बिना ईंधन के, यानी कि बिना किसी ईंधन की आवश्यकता के वह गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में वायुमंडल में गति करती है, तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं, तो प्रक्षेपीय कहते हैं। और इस प्रकार की गति को हम कहते हैं प्रक्षेपी गति। जैसे एग्जाम्पल के लिए, क्षैतिज दिशा में उड़ते हुए वायु, यानी कि हवाई जहाज से गिराया गया बम, ज्यादातर ऑप्शन उदाहरण के अंदर देखते हो कि जो अगर क्षैतिज दिशा में उड़ते हुए हवाई जहाज से गिराया गया बम किस प्रकार की गति है, एक विमीय, द्विविमीय, प्रक्षेपी गति या कोई नहीं, तो उसमें से हो जाएगा प्रक्षेपी गति के उदाहरण है ये। बंदूक से दागी गई गोली, ये भी प्रक्षेपी गति का उदाहरण है। धनुष से चलाया गया तीर, खिलाड़ी द्वारा फेंका गया भाला, यह किस प्रकार की गति है, तो यह प्रक्षेपी गति होती है। जैसे कि आप उदाहरण के थ्रू देख लेते हो कि जो क्षैतिज से कोई वायुयान उड़ रहा है और इसके द्वारा नीचे बम्प जब गिराया जाता है तो बम्प एकदम सीधे नहीं आएगा, तो ये कैसे आएगा, ये प्रक्षेपी रूप के अंदर नीचे आएगा। या फिर यहाँ से अगर नीचे से किसी टैंक के द्वारा अगर कोई बम गोली छोड़ी जाती है तो वह कैसे जाएगा, तो ये प्रक्षेपी रूप में नीचे की ओर आएगा। जैसे ये वॉलीबॉल खेलता है या मैच खेलता है, कुछ भी खेलता है, तो जो बॉल है वो इतनी फास्ट सीधी न जाके वह भी कुछ दूरी पर जाके बाद में नीचे आएगी। क्यों आएगी, जो प्रक्षेपी के कारण है, गुरुत्वाकर्षण के कारण होगी। अब आपको जो प्रक्षेपी गति के लिए होता है, ये एक सूत्र होता है किसके लिए, तिर्यक प्रक्षेपी गति के समीकरण को हम इस प्रकार कैसे लिख सकते हैं, इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं, जो आपके लिए है इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन के अंदर इसका एक क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर, ये क्वेश्चन के अंदर ये सूत्र ही पूछ लेता है ज़्यादातर। तो अगला हम क्या देख रहे हैं, तिर्यक प्रक्षेपी क्या होता है, इतना जरूरी नहीं बताऊंगा, यानी कि जितना होगा उतना ही बता देते हैं। प्रक्षेपी गति में जो क्षैतिज वेग का जो घटक होता है वह u cos थीटा और जो त्वरण g तथा यांत्रिक ऊर्जा नियत रहती है, जबकि चाल वेग का ऊर्ध्वाधर घटक u sin थीटा, यानी कि जो क्षैतिज घटक यानी ये वाला जो घटक होता है वह u cos थीटा, ये क्या है, क्षैतिज घटक, और ये है ऊर्ध्वाधर घटक, और ऊर्ध्वाधर घटक क्या है, u sin थीटा। जो ऊर्ध्वाधर घटक है संवेग, गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा सभी क्या होंगे, परिवर्तित होंगे। वेग तथा गतिज ऊर्जा दोनों प्रक्षेपण बिंदु पर अधिकतम होंगे। कहाँ पे, प्रक्षेपण बिंदु पर। यहाँ अधिकतम कहाँ पे होंगे, इस बिंदु पर क्या होंगे, अधिकतम। कौन, तो गतिज ऊर्जा और वेग, जबकि उच्चतम बिंदु पर न्यूनतम, यानी इस बिंदु पर तो न्यूनतम होंगे, और प्रक्षेपण बिंदु यानी कि इसी यहाँ पे किसी भी बिंदु पर क्या होंगे, अधिकतम, परंतु क्या नहीं होंगे, शून्य नहीं होंगे। तो प्रक्षेपी पथ का जो समीकरण है वो कुछ इस प्रकार, हम इस समीकरण को पूरा डेलिमिनेशन के साथ आपको कर के बताया हुआ है कि किस प्रकार, जैसे ऊर्ध्वाधर
ऊर्ध्वाधर क्षैतिज के लिए एक्स अक्ष के अनुदिश घटक u cos थीटा तथा y अक्ष के अनुदिश जो घटक है u sin थीटा। ये एक्स अक्ष के और u ये क्षैतिज घटक और ये ऊर्ध्वाधर घटक। तो क्षैतिज घटक के लिए हमारे पास जो अक्ष बराबर u cos थीटा इंटू टाइम यानी कि टाइम के साथ के अंदर, तो यहाँ से हम जो टाइम निकाल सकते हैं। और यहाँ पे जो ऊर्ध्वाधर क्षैतिज के लिए जो सूत्र हो जाएगा वह इस प्रकार का हमारे पास सूत्र हो जाएगा। यह हो गए समीकरण दोनों, और दोनों में से जो हमारा डेलिमिनेशन पूरा सोल्व करने के बाद जो राइट लास्ट ऑप्शन आता है सूत्र आता है तो वह यह है जो कि आपके लिए क्या है इम्पोर्टेंट। तो ये इसके लिए किसके लिए है, क्षैतिज घटक से डाकने पर। अब है विस्थापन के लिए, माना प्रक्षेपण से ठीक टी समय पर पश्चात कर्ण पी, ये इतना जरूर नहीं है, जितना होगा वो उतना ही लिखाऊंगा मैं। अब देख लो आप यहाँ पे प्रक्षेप्य के उच्चतम बिंदु तथा उन्नयन कोण फाई है तथा प्रक्षेपण कोण थीटा है जो एक दूसरे से निम्न है, यानी कि टेन फाई बराबर r/2। क्या होगा, टेन फाई बराबर h/r/2। h यहाँ पे क्या है हमारा ऊंचाई, उसके लिए अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है, तो u² अधिकतम के लिए थीटा की वैल्यू मानेंगे हम 90 डिग्री, और अधिकतम 90 डिग्री पर थीटा की वैल्यू 1, तो h बराबर u²/2g। ये तीनों सूत्र बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे भी जाते हैं ये। और ये हमारा प्रास, यहाँ पे आर आ गया, हमारी प्रास हो गई जो u² sin 2 θ/g, ये क्या हो गई आर हमारे यहाँ पे प्रास आ गई। इनका भी मतलब पूरा संबंध के साथ बता रखा है क्या क्या है। और ये टेन फाई हमारा आ गया 1/2 टेन थीटा। देखो प्रक्षेपीय ताक्षणिक वेग कैसे निकालते हैं। प्रक्षेपीय गति में वेग का जो ऊर्ध्वाधर घटक परिवर्तित होता है, किंतु उनका जो वेग का जो क्षैतिज घटक है वह हमेशा नियत रहता है। यानी कि जो प्रक्षेपी गति में अगर कोई वस्तु गति करेगी तो उसका जो ऊर्ध्वाधर घटक होता है, क्या ये ऊर्ध्वाधर घटक होता है, वह क्या होता है, यह हमेशा परिवर्तित होता है। जबकि जो क्षैतिज घटक होता है u cos थीटा, ये क्या होता है नियत होता है। क्या होता है, नियत होता है, नियत बना रहता है। जैसे मान लो कि जो हमने पीछे जब व्यक्ति स्टेक बोर्ड को छोड़कर बाधा के ऊपर से कूदता है तो इसके वेग का केवल ऊर्ध्वाधर घटक परिवर्तित होता है, जबकि क्षैतिज घटक नियत रहता है तथा यह स्टेक बोर्ड के वेग के बराबर, तथा परिणाम स्वरूप जब व्यक्ति पुनः पृथ्वी पर लौटता है तो स्टेक बोर्ड भी उसके बराबर क्षैतिज दूरी तय करके व्यक्ति, यानी कि पूरी बात लिखी हुई है ये व्यक्ति के बारे में, इसके बारे में। यह स्टेक बोर्ड है, क्या ये स्टेक बोर्ड, इसके स्टेक बोर्ड है। जब ये यहाँ से गति करता है प्रक्षेपी रूप में, तब यहाँ पे देखो इसकी हर अलग अलग बिंदु पर ऊर्ध्वाधर घटक क्या बदल रहा है, जबकि क्षैतिज घटक पर देखो वापस उसी स्थिति में ये दोनों एक ही समान है। यानी कि क्षैतिज घटक हमेशा क्या होता है, समान होता है। तो यह आ गया समान क्षैतिज घटक। अब वेग में परिवर्तन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। समवेग में देख लो एक बार, टी एल बराबर mvr। प्रक्षेपण के लिए प्रक्षेपण बिंदु के परितः प्रक्षेप्य पथ के उच्चतम बिंदु पर कण का कोणीय संवेग L बराबर mvr जानते हैं हम। फिर यहाँ पे r क्या दूरी है और उसके लिए हमारे h की वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे, यानी कि r की जगह जो वैल्यू है वो रख देंगे mu cos थीटा μ² sin θ/2g। फिर इसके अंदर हमारा जो फाइनली जो सूत्र हो जाएगा वो इस प्रकार निकल के आ जाएगा। अब देख लो उड्डयन काल। उड्डयन काल ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट। क्या है उड्डयन काल, प्रक्षेपी द्वारा ऊपर यानी कि ऊपर जाने तथा उसी तल पर जहां से इसे फेंका गया वापस आने में जितना समय लगता है वो क्या कहलाता है, तो उड्डयन काल कहलाता है। यानी कि किसी वस्तु को ऊपर फेंकने पर पुनः वापस उसी यानी कि उसी स्थिति में वापस आ जाती है, तो इसको कहते हैं उड्डयन काल। ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गति करता है तो इसके लिए जो मोशन है वो क्या होता है, a बराबर g sin थीटा माइनस gt, यानी कि v बराबर ut प्लस v² जैसे समीकरण है गति के उसके हिसाब से हम निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो t बराबर u sin θ/g। समय नीचे जो क्या होता है देखो, उड्डयन काल होता है और कैपिटल टी होता है वह स्मॉल टी की क्या होता है दोगुना होता है, यानी कैपिटल टी इज इक्वल टू 2t हो जाएगा, फिर 2u sin θ/g हो जाएगा। ये सूत्र आपके लिए है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। इतना सूत्र आपको करना है याद। यानी उड्डयन काल के लिए 2u sin θ/g ऊपर लिखो नहीं लिखो,
लेकिन ये सूत्र आपको याद करना जरूरी है। अब इसके अंदर जैसे टेन थीटा के अंदर यानी कि जब थीटा की वैल्यू हम अलग अलग बिंदु पर देखते हैं तो अलग अलग बिंदु के लिए भी उड्डयन काल का जो अनुपात है वह दे रखा है। अलग अलग बिंदु पर उड्डयन काल दे रखा है। जैसे बिंदु P की ऊंचाई h u sin थीटा t1 माइनस gt, ये यहाँ पे h आपको h निकालना है तो ऐसे निकाल सकते हो, हल करने पर h ऐसे निकाल सकते हो आप, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आगे प्रास, प्रास भी इंपॉर्टेंट है वो भी लिखूंगा, बिना इंपॉर्टेंट की चीज़ नहीं लिखूंगा। यह उड्डयन काल के दौरान वस्तु द्वारा चली गई क्षैतिज दूरी होती है। क्या होती है? प्रास उड्डयन काल द्वारा चली गई वस्तु द्वारा चली गई क्षैतिज दूरी। कितनी? वस्तु द्वारा चली गई क्षैतिज दूरी, ये क्षैतिज दूरी, ना कि ये ऊर्ध्वाधर दूरी, ये क्षैतिज दूरी नीचे वाली। इसके लिए हमारे पास x दिशा में गति का द्वितीय समीकरण यानी गति का हमारा दूसरा समीकरण क्या है, उस हिसाब से हम इस समीकरण को एडजस्ट करके लिख सकते हैं कि r बराबर u cos थीटा इंटू टी। यहाँ पे हमें t की जो वैल्यू है वो दे रखी है 2u sin थीटा अपॉन जी, वो हम यहाँ पे कन्वर्ट करके फिर u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी ऐसे इसको हम लिखते हैं। और इसे लिखने के बाद ये हमारा फाइनली क्या हो जाएगा, ये फाइनली हमारा इसको डेलिमिनेशन करने के बाद हमारा सूत्र आ जाएगा। अब अलग अलग थीटा की वैल्यू अलग अलग बिंदु पर क्या होगी वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ से अलग अलग बिंदु पर निकाल सकते हो थीटा की वैल्यू। देखो जैसे हम उड्डयन काल के लिए देख रहे हैं, ऊंचाई के लिए भी दे रखा है, तो हम उड्डयन काल और ऊंचाई के लिए भी ऐसे निकाल सकते हैं। जैसे कि टेन थीटा 4/n, ये n गुना ये प्रक्षेपी गति की किसी स्थिति में r अधिकतम ऊंचाई h का n गुना हो तो r इज इक्वल टू क्या होता है, n r और जो h है वो दोनों क्या होनी चाहिए, अधिकतम। तब क्या होगा, r n h के इज इक्वल टू हो जाएगा मल्टीप्लाई के अंदर, जहाँ पे हम इसकी वैल्यू अलग अलग स्थिति पर देख सकते हैं और फिर बाद में एक साथ रख के इनका मान निकाल सकते हैं। तो अलग अलग बिंदु पर अलग अलग मान होंगे इनके। अब अधिकतम इतनी बार ऊंचाई दिखाएगा आपको, अधिकतम ऊंचाई नहीं दिखाई, तो अधिकतम ऊंचाई के लिए जो सूत्र होता है क्या होता है, यानी क्या होती है अधिकतम ऊंचाई, ये प्रक्षेपण तल से वह अधिकतम ऊंचाई है जहां तक प्रक्षेप्य पहुंच सकता है। v स्क्वायर यानी कि गति के कौन सा समीकरण है, तो गति के तीसरे समीकरण से v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर 2s के अनुसार हम प्रयोग कर सकते हैं, जहाँ पे हमारे पास जो प्रारंभिक वेग है वो 0 है और बाकी हमारे यू स्क्वायर क्या दे रखा है, जब ये ऊपर जाता है तो यू साइन थीटा जो ऊर्ध्वाधर घटक होता है, और जब ऊपर जा रहा है तो उसके लिए माइनस लगता है, और 2gh यानी जब नीचे वापस आएगा तो -2gh h दे रखा है s की जगह। सब आपको मालूम है, सब बताया हुआ है आपको गति के समीकरण के अनुसार। और फिर हम उसको डेलिमिनेशन करेंगे, यानी कि इसको इधर u साइन थीटा का होल स्क्वायर के इक्वल टू को जब इधर भेज देके और फिर बाद के 2g उसके नीचे लिखने के बाद जो हमारा फाइनल सूत्र होगा वही इस प्रकार का होगा, जो क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अलग अलग बिंदु पर इसके भी मान अलग अलग होते हैं। जैसे आप समीकरण में से u sin थीटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट है, मैं बोल रहा हूँ उतना ही बताऊँगा जितना नहीं है। अब देख लो आपके लिए क्या गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, इसमें गतिज ऊर्जा भी कम आता है, लेकिन देख लो एक बार, 1/2 mv स्क्वायर जानते हैं हम, और जो हमारे पास गतिज ऊर्जा बताया है कि मैंने वेग और गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर है, क्षैतिज घटक पर। किस पर? क्षैतिज घटक। तो क्षैतिज घटक लेके हम क्या लिखते हैं, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। और जो स्थितिज ऊर्जा है वह किसके लिए है, तो ये ऊर्ध्वाधर घटक के लिए है। तो ऊर्ध्वाधर घटक के लिए भी जो mgh का यूज करते हैं, फिर h की यहाँ पे वैल्यू लिख लेंगे, फिर बाद में जो भी है वैल्यू वहाँ पे आपको निकाली हुई है वो सब लिख देंगे। अब अगर कुल ऊर्जा निकालनी है तो आप ऐसे निकाल सकते हो कुल ऊर्जा। तो आपका जितना भी ये इम्पोर्टेंट था क्या 2D। अब एक इस पर इसको भी देख लो, उड्डयन काल। ये इसी के अंदर ये यदि एक वस्तु ऊंचाई h तथा ऊंचाई h से u वेग से साथ क्षैतिज प्रक्षेपी की जाती है, यानी कि ऊंचाई h ऊंचाई पर u वेग से क्या की जाती है, क्षैतिजत प्रक्षेपित की जाती है, तथा वस्तु को पृथ्वी तक पहुंचने में जो लगा समय होता है वह क्या होता है, टाइमिंग, यानी कि उड्डयन काल। इसको हम ऐसे भी t बराबर √2h अपॉन g के रूप में इसे याद कर सकते हैं। इसका संबंध देख सकते हैं। ये इसके अलग अलग स्थितियों पर अलग अलग मान होते हैं। विभिन्न कण समान प्रारंभिक वेग से परंतु विभिन्न दिशाओं में फेंके जाते हैं। सभी कण पृथ्वी पर अलग अलग समय पश्चात परंतु समान समय में चाल से पहुंचते हैं।
समान चाल से पहुंचते हैं, चाहे उनके प्रारंभिक वेगों की दिशा कुछ भी क्यों न हो। कण ई के लिए समय न्यूनतम होगा जो कि ऊर्ध्वाधर के नीचे की ओर फेंका गया। कण ए के लिए अधिकतम ऊंचा, यानी अलग अलग स्थिति पर अलग अलग है। अब नत समतल पर नहीं बताऊंगा, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जितना होगा t बराबर 2u sin थीटा अपॉन जी अपॉन एन। नत समतल पर जो डी काल होता है वह इस प्रकार होता है, जो आपके लिए अधिकतम है, यानी कि इम्पोर्टेंट है। अधिक जो ऊंचाई है उसके लिए आपको सिर्फ एक बार इनको सूत्र को याद करना, फिर जितना भी डिराइव करके कितना भी लिखा हुआ है ये सभी यहाँ पे डिराइव करके अलग अलग हाई पोस्ट के अंदर बता रखा है, हाई बता रखा है, ज़्यादातर बता रखा है। अब देखते हैं हम क्या वर्तीय गति। अब देख लेते हैं हम वर्तीय गति। वर्तीय गति क्या होती है कि द्विविमीय का एक अन्य जो उदाहरण है क्या है, वर्तीय गति। वस्तु को वर्तीय गति कराने के लिए इसे कुछ प्रारंभिक वेग देना चाहिए तथा इस पर लगने वाला बल हमेशा तात्क्षणिक वेग के लंबवत होना चाहिए। यह बल सदैव विस्थापन के लंबवत होता है, अतः कण पर बल द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता है, अतः इसकी जो गतिज ऊर्जा तथा चाल होती है प्रभावित रहती है, परंतु वेग की स्पर्श क्रिया के कारण कण परिणामी पथ के अनुदिश गति करता है, जो कि एक वर्त है। वर्तीय गति में दो प्रकार के वर्गीकरण हो सकते हैं, एक समान वर्तीय गति और असमान वर्तीय। एक समान यानी कि समान रूप से और असमान यानी असमान रूप से वर्तीय गति। तो हम देख लेते हैं दोनों की अलग अलग। जैसे एक समान वर्तीय गति क्या होती है, जब कोई कण एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर एक वर्तीय पथ के अंदर क्या करता है, नियत चाल से चलता है, तो उसे हम एक समान वर्तीय गति कहते हैं। तो वर्तीय गति के हम देख लेते हैं कुछ वेरिएबल्स। क्या देख ले हैं, वेरिएबल्स। विस्थापन तथा दूरी के बीच के अंदर नहीं देखेंगे। देखो यहाँ पे क्या होता है, विस्थापन डेलिमिनेशन के साथ स्थिति सदिश में परिवर्तन होता है। स्थिति ए से किसी स्थिति बी तक कण का विस्थापन डेलार वेक्टर चित्र के अनुसार आपको बता रखा है। जैसे कि डेलार क्या है, अंदर क्या है, फिर उसका अंतर निकालना है, फिर उसका डेलिमिनेशन करना है, वर्ग करना है, यानी ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये है आपके लिए इम्पोर्टेंट। तो ये इम्पोर्टेंट क्या है, कोणीय वेग। क्या होता है कोणीय वेग, वर्तीय गति करते हुए वस्तु के कोणीय विस्थापन के समय के साथ सापेक्ष परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। कोणीय वेग को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, आंतरिक कोण अपॉन लिया गया समय, जिसे हम डेल थीटा अपॉन डेल टी से प्रदर्शित करते हैं। इसके लिए जो विमा होती है वह विमा m0 L0 t-1 होती है। इसका जो मात्रक होता है वह रेडियन प्रति सेकंड होता है अथवा डिग्री प्रति सेकंड के रूप में। कोणीय वेग एक किस प्रकार की राशि है, तो अक्षीय सदिश है। क्या है, अक्षीय सदिश। अक्षीय सदिश क्यों, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, तो यह हो गई कोणीय वेग। अगला है, यह अलग अलग स्थितियों पर है, वेग के अंदर कोणीय वेग के अंदर है। तो यह है क्या, एक लाइन आपको यह देखना है, कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में जो संबंध होता है वह क्या है, तो कोणीय वेग और रेखीय वेग के अंदर जो संबंध है वी वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। एक समान वर्ती गति के लिए ओमेगा क्या रहता है, नियत रहता है, जबकि असमान वर्ती गति के अंदर जो ओमेगा क्या है, समय के साथ बदलता रहता है। यह है आपके लिए नोट पॉइंट। नोट पॉइंट क्या है, यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि कोई भी वस्तु वास्तव में कोणीय वेग ओमेगा वेक्टर की दिशा में गति नहीं करती। ओमेगा वेक्टर की दिशा केवल यह दर्शाती है कि वर्तीय गति उस समतल में होती है जो कि अभिलंबित होती है, जो इसकी क्या होती है, लंबवत अभिलंबित होती है। तो हमने देखा कोणीय वेग, और यहाँ पे देख लो एक बार आवर्तकाल। आवर्तकाल देखने, आवर्तकाल के अंदर वर्तीय गति में किसी वस्तु द्वारा एक चक्कर पूर्ण करने में लिया गया समय क्या कहलाता है, उसका आवर्तकाल कहता है। और आवर्तकाल के लिए जो मात्रक वह सेकंड होता है, और जो विमा होती है m0 L0 t1 हो, टाइम के लिए तो t1। घड़ी के सेकंड के कांटे का जो आवर्तकाल होता है वह 60 सेकंड होता है। इस पर प्रश्न पूछा गया आवर्तकाल के ऊपर, इसलिए यह भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। घड़ी के मिनट के कांटे का आवर्तकाल 60 मिनट होता है। घड़ी के घंटे के कांटे का जो आवर्तकाल होता है वह 12 घंटा होता है। इसमें किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है, तो इसमें प्रश्न पूछा गया है कि यदि किसी घड़ी के अंदर कितना
हमें इसका मतलब 9:15 है तो किसी घड़ी के अंदर फिर उसका दर्पण प्रतिबिंब हमें दिखाना है या बताना है, तो उसके लिए हम क्या निकालते हैं, उसके लिए जो सूत्र होते हैं हमें उसको 11:60 के अंदर उसका क्या लगाते हैं, उसको माइनस करते हैं 11:60 के अंदर। उस हिसाब से उसका जो दर्पण प्रतिबिंब होता है वो क्या निकलता है, वो इस प्रकार का एक क्वेश्चन पूछा जाता है इसके अंदर। वो 11:60 से हम इसको कर देते हैं माइनस, या तो 11:60 या 11:59 के लगभग उससे माइनस करके लिखते हैं, वो इम्पोर्टेंट होता है। अब आवर्ती क्या होती है, वर्तीय गति में वस्तु द्वारा काई समय में पूर्ण किए गए चक्करों की संख्या क्या होती है, या 1/t कह सकते हो। 1/t होगा तो टाइम ऊपर जाएगा t-1। एकांक समय में चक्रों की संख्या, अब जो वर्तीय गति के अंदर वस्तु द्वारा इकाई समय में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या ही कहलाती है आवर्ती। इसे हम हर्ट्ज से मापते हैं। सेकेंड इनवर्स इसका और मात्रक होता है, इसकी m0 l0 t-1 और ये नोट पॉइंट लिख लेना। आवर्तकाल तथा आवर्ती में जो संबंध होता है वो क्या होता है, ये इसकी व्युत्क्रमणपाती होती है। आवर्ती को किसी n से हम डिनोट करते हैं। वस्तु के 1 सेकेंड में एक चक्कर पूर्ण करती है, तब वस्तु का एक चक्कर 1/nवें सेकेंड में पूर्ण करती है। यानी कि ये टाइम और आवर्ती के अंदर संबंध है जो सभी को मालूम होना जरूरी है। यहाँ पे देख लो कोणीय त्वरण, जबकि हमने देख लिया क्या, कोणीय वेग आवर्तकाल। अब देख लेते हैं कोणीय त्वरण। वर्तीय गति में किसी वस्तु के कोणीय वेग के होने के वाले परिवर्तन की दर उसका कोणीय त्वरण कहलाता है। यदि डेल थीटा समय अंतराल में वस्तु के कोणीय वेग में परिवर्तन डेल ओमेगा है, तब वस्तु का जो कोणीय त्वरण होगा वह क्या होगा, वह डेल थीटा स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर। यानी कि इसको हम किस प्रकार डिनोट कर सकते हैं, कैसे इंपॉर्टेंट होता है, ये इसमें संबंध दे रखा है। जैसे इसका जो मात्रक होता है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, और इसकी जो विमा होती है वो t-2 यानी m0 l0 t-2, ये इसकी कोणीय त्वरण की विमा होती है। कोणीय त्वरण एक किस प्रकार की है, अक्षीय सदिश है। रेखीय त्वरण तथा कोणीय त्वरण में संबंध दे रखा है आपको, ए वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। जो यहाँ कैपिटल है इसको आप अल्फा लिख सकते हैं, अल्फा वेक्टर से हम इसे डिनोट करते हैं। एक समान वर्तीय गति में ओमेगा क्या रहता है, नियत रहता है, जबकि असमान वर्तीय गति में ओमेगा नियत नहीं रहता है। यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। देखो, एक समान वर्तीय गति में ओमेगा नियत रहता है या नहीं रहता है, क्वेश्चन में पूछा जाता है। असमान वर्तीय गति में रहता है या नहीं रहता, तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और क्यों रहता है क्यों नहीं रहता है वो आगे आपको बताया हुआ है। अब देखेंगे कल अभिकेंद्रित त्वरण। तो आज के लिए आपको कोणीय त्वरण तक ही ठीक है। तो हमारी क्लास को पूरा देखने के बाद ज़रूर बताना कि क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना अपने सारे दोस्तों तक, उससे भेज देना इस क्लास को। और अगर आपको ये सभी नोट्स, क्लास, पीडीएफ जितनी भी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर फ्यूचर फौजी नाम जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आप जुड़ सकते हो, और फ्री ऑफ कॉस्टली आपको ये क्लासेज वहाँ पे अपलोड मिल जाएगी। जो क्लासेज तो यूट्यूब पर ही अपलोड होगी, जबकि इसकी जो पीडीएफ है वह सभी आपको कहाँ मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ पे मेरे हैंड रिटन लिखे हुए नोट्स है वो सभी मैं वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्टली आपको अपलोड करा दूंगा, इनकी फ़ोटो खींच के फिर बाद के अंदर। और ये अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं ये पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा। और जो मैं पीडीएफ के साथ साथ अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और हमारी स्पीड कैसी थी ये भी बताना। अगर आप हमें कुछ हमारी गलतियों के बारे में बताओगे तो हमें पता चलेगा कि हमारी स्पीड कितनी ज़्यादा है या कम है, तो हम रिकॉर्डेड करते वक्त समय उसमें ध्यान रखेंगे कि स्पीड को मेंटेन कैसे करेंगे। इसीलिए आप हमारा क्या करो, सपोर्ट करो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सारे दोस्तों तक भेज दो जो क्लास लेने में, पैसे देने में, यानी कि कोर्स खरीदने में इतने एफर्ट नहीं है। तो हमारी इस क्लास को पूरी देख लेने के बाद ज़रूर बताना क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों को भी भेजना। जैसे कि आप लोगों को मैंने बता दिया, ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्टली है। आपके अपने हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना ना भूलना। और इसको अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर दो। तो थैंक यू। एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर जलवा हो जाए रेड दिल का, और जय हिंद का नारा लगा दो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आज की क्लास को हम रखते हैं यहीं।